दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल में ना आरबीआई की जो अभी हाल फिलहाल एमपीसी की मीटिंग हुई। एमपीसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। तो इस मीटिंग में आरबीआई ने यह कहा कि फिलहाल तो भारत के फंडामेंटल्स बिल्कुल स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो अब आरबीआई का यह कहना है कि फिलहाल तो जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल के प्राइसेस बढ़े हैं, क्योंकि ये ईरान वॉर से पहले इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का जो दाम था वो था $70 पर बैरल। वो बढ़ के फिलहाल $110 पर बैरल तक पहुंच चुका है। तो इंटरनेशनल मार्केट में तो कच्चे तेल का दाम बढ़ गया, लेकिन क्या भारत सरकार ने देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए? नहीं बढ़ाए। आरबीआई का यह कहना है कि फिलहाल अभी तक तो हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग है, लेकिन कब तक? आरबीआई ने वार्निंग भी दी है कि कब तक स्ट्रांग रहेंगे। देखो एक चीज बताओ, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ गए, भारत सरकार तो रोज ही तेल इंपोर्ट करती है, रोज तेल इंपोर्ट करने के लिए अब ज्यादा पैसे का खर्च करना पड़ता है। ठीक है, हर एक जेब की एक लिमिट होती है। इतना बड़ा देश है, वो बोझ अभी तक तो भारत सरकार अपने ऊपर लेके बैठी है, लेकिन कब तक? आरबीआई का कहना है कब तक। अगर मान लो आरबीआई ने साफ वार्निंग दी है कि अगर ये थोड़े दिन और चलती है जंग, तो ये जो बोझ है ये कहीं ना कहीं फिर जनता के ऊपर डालना ही पड़ेगा। ठीक है, आरबीआई ने क्लियर वार्निंग दी है कि भविष्य में अगर ये जंग लंबी चलती है, ठीक है, देखो एक समझो फिस्कल डेफिसिट की भी एक लिमिट होती है, भारत सरकार के खर्चे की भी एक लिमिट है। तो आरबीआई ने कहा है कि अगर ये जंग लंबी चलती है तो रेपो रेट भी बढ़ानी पड़ेगी। अगर रेपो रेट बढ़ती है, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, महंगाई को कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर रेपो रेट बढ़ती है तो आपके जितने भी लोन चल रहे हैं, चाहे वो होम लोन चल रहा हो, चाहे पर्सनल लोन, कार लोन, जो भी लोन चल रहे हैं, सबकी किश्तें बढ़ने वाली हैं। अगर ये जंग लंबी चलती है तो यही प्रे करो कि ये जंग जितनी जल्दी रुक जाए। देखो हमारे लिए क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या चल रहा है। हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए अच्छा क्या है कि ये जंग जितनी जल्दी रुकेगी उतना हमारे लिए अच्छा है, उतनी हमारी जीडीपी के लिए अच्छी चीज है। अदरवाइज क्या होगा, हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो आरबीआई को लोन महंगे करने पड़ेंगे, तो आपकी जो भी अभी किश्तें जा रही हैं वो किश्तें बढ़ जाएंगी। दूसरी चीज, आपके पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भी फिर सरकार को बढ़ाने पड़ेंगे। बहुत अच्छा आर्टिकल है, बिल्कुल। देखो होता क्या है ना, ये एमपीसी मीटिंग में कुछ टेक्निकल बातें यूज करते हैं, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से पूरा आर्टिकल देखोगे, पूरा वीडियो देखोगे ना, तो मैं हर एक टेक्निकल बात को लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा। इससे आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी, और यही न्यूज रियल न्यूज होती हैं। बाकी तो फिर ये इंडियन मीडिया जो करते हैं तो सब बेकार की चीजें हैं। ये न्यूज आप फॉलो किया करो, जो इकोनॉमिक टाइम्स की अच्छी न्यूज आती है। देखो आरबीआई ये कह रहा है, देखो आरबीआई कह रहा है कि लगातार तेल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। जब ये जंग शुरू हुई तो $70 पर बैरल तेल का प्राइस था, अब बढ़ के कितना हो गया? $110 हो गया। ठीक है जी, तेल तो पहले जितनी हमारी कंजम्पशन थी इंडिया की, आज भी उतनी ही कंजम्पशन है। पहले कम पैसा देना पड़ता था, अब उसी तेल को इंपोर्ट करने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। अच्छा जी, जब हम तेल को इंपोर्ट करते हैं तो हमारी जितनी भी तेल कंपनियां हैं, ठीक है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट तेल कंपनियां हो, जब वो तेल को इंपोर्ट करती हैं तो वो क्या करती हैं? उनके पास तो भारतीय रुपया है, वो इंटरनेशनल मार्केट में ले जाती हैं, भारतीय रुपए को बेचती हैं, उससे डॉलर खरीदती हैं और सामने वाली कंट्री को डॉलर में पेमेंट करती है। यही तरीका है। तो अब ज्यादा रुपया चाहिए, हर रोज ज्यादा भारतीय रुपया मार्केट में बिकता है और उसके अगेंस्ट डॉलर खरीदती हैं ये कंपनियां, और फिर जिस देश से तेल खरीद रही है उसको डॉलर में पेमेंट की जाती है। तो हर रोज भारतीय रुपया ज्यादा मार्केट में बिक रहा है और उसकी जगह पे डॉलर हम हर रोज ज्यादा खरीद रहे हैं। जो चीज मार्केट में ज्यादा हो जाती है उसकी डिमांड गिर जाती है। इसीलिए जैसे जैसे तेल महंगा होता है, भारतीय रुपया लगातार कमजोर होता जाता है और डॉलर लगातार स्ट्रांग होता चला जाता है। अब बात आती है कि ठीक है, ये हाई ऑयल प्राइसेस की वजह से, आरबीआई कह रहा है हाई ऑयल प्राइसेस की वजह से भारतीय रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, जिस वजह से देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। अब सवाल आता है कि भारतीय रुपया अगर कमजोर हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो उससे देश में महंगाई कैसे बढ़ रही है? देखो एक सिंपल सी चीज समझो, एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मैं एप्पल इंपोर्ट करता हूं, सेब, मान लो मैं, फ्रूट की दुकान है मेरी, मैं सेब इंपोर्ट करता हूं मान लो न्यूजीलैंड से। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम जो बाहर से खाने पीने की मंगाते हैं, तो मान लो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का एप्पल है, सेब है, ये पहले न्यूजीलैंड से आ जाता था $100 में। ठीक है जी, और $1 की उस टाइम पे, थोड़े टाइम पहले, वैल्यू थी ₹90 के बराबर। तो मेरे को $100 के सेब इंपोर्ट करने के लिए ₹9,000 देने पड़ते थे। ठीक है जी,
आज वही न्यूजीलैंड के अंदर $100 का ही वो इंसान बेचता है, इंडिया में इंपोर्ट होता है, लेकिन हमारा जो रुपया है वो $1 से गिरते गिरते 95 रुपीज के बराबर पहुंच गए। एक एज्यूम कर रहा हूं बस मैं, ठीक है। आज वही $100 का सामान भारत में मंगाने के लिए मेरे को अब 9500 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं। तो जिस व्यापारी को पहले 9000 रुपए में सेब आ जाता था, वो आगे इसको 10,000 रुपए में बेचता था, आज उसको ही अगर 9500 का आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये इसको 11,000 रुपए का बेचेगा। तो महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ी? ठीक है जी, रुपया कमजोर हो गया। कितनी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत सा कच्चा माल इंपोर्ट करती है, फिर गुड्स बनाती है, फिर उसको एक्सपोर्ट करती है, तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। समझ के बात को? तो रुपया जब जब कमजोर होगा तो देश में महंगाई बढ़ती चली जाएगी। समझ गए? अभी तो आप ये चीज का शुक्र मनाओ कि अभी तक जो सरकार है वो पेट्रोल और डीजल के दाम को देश में नहीं बढ़ा रही है, क्योंकि अभी तक सरकार क्या कर रही है, जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ गए उसका जो बोझ है वो खुद ही सहन कर रही है। हालांकि उससे देश का फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, देखो खर्चा तो हो रहा है लेकिन सरकार कर रही है। लेकिन अगर मान लो जैसे पाकिस्तान में अभी फिलहाल क्या हुआ, पाकिस्तान ने डायरेक्टली 54% इसके अपने पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दिए। यानी आप समझो 54%, एक ही दिन में 54% पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दिए। भारत में अभी अराउंड एवरेज निकाली जाए तो 100 रुपए पेट्रोल का दाम है, अगले दिन आप सुबह उठो और 154 रुपए पेट्रोल का दाम हो जाए। आप समझो पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, तो देश में ट्रांसपोर्टेशन महंगा, लॉजिस्टिक्स महंगा, ट्रक की कॉस्टिंग ज्यादा, हर चीज महंगी। जब लॉजिस्टिक्स महंगा हो गया तो फिर समझो हर सामान महंगा। समझ गए? तो इसीलिए इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फिलहाल भारत सरकार उस शॉक को एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। लेकिन बात आती है कि कब तक एक लिमिट होती है ना। वही आरबीआई ने यह कहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन, जो प्रेजेंट फंडामेंटल्स हैं अभी भारत के, वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फ्यूचर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा आरबीआई ने, ये सब मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, सारी चीजें जो इस आर्टिकल में लिखी है ना, हर चीज बड़े लेमन लैंग्वेज में। दूसरा आरबीआई ने यह कहा है कि इंडिया के इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट है वो भी अफेक्ट हुए हैं। देखो आप समझो, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं भारत में जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है और मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट करती थी। अब उस एक्सपोर्ट पे बैन लग गया। जब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो हमारे देश में डॉलर नहीं आ रहा, विदेशी मुद्रा नहीं आ रही, जिससे फिर हमारी जीडीपी कमजोर हो रही है। जीडीपी क्या है? जीडीपी क्या है? C+I+NX+G। यहां पे यार एक सेकेंड यार, ठीक है। सी क्या है? कंजम्पशन, जो आप और मैं खर्च करते हैं। आई क्या है? जो देश में इन्वेस्टमेंट आती है। एनएक्स क्या है? नेट एक्सपोर्ट। जब हमारे नेट एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे तो हमारी जीडीपी कम हो जाएगी कि नहीं होगी? ठीक बात है। तो आरबीआई ये कह रहा है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंपैक्ट हुए हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे। दूसरी चीज, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो सामान इंपोर्ट करती हैं, फिर गुड्स बनाती हैं और फिर किसी दूसरे कंट्री को बेचती हैं, तो इंपोर्ट्स भी हैम्पर हुए हैं। तो इस वजह से हमारी ओवरऑल जीडीपी में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ गई है। ठीक है। उसके बाद वोलेटाइल स्टॉक मार्केट। देखो जब भी डिस्टर्बेंस होती है, इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, तो जब भी डिस्टर्बेंस होएगी दुनिया के अंदर तो लोग क्या करते हैं, ग्रोइंग इकोनॉमी से हमेशा पैसा निकाल लेंगे और सेफ एसेट में डालेंगे। चाहे तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल दें, चाहे वो गोल्ड में डाल दें, या फिर पैसा निकाल के यूएस जैसी सेफ इकोनॉमी के अंदर पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, एग्रेसिव इकोनॉमी है, जहां रिटर्न्स बहुत अच्छे भी मिल सकते हैं और बिल्कुल नीचे भी जा सकते हैं। यूएस एक स्टेबल इकोनॉमी है, वहां आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे लेकिन पैसा बिल्कुल नीचे भी नहीं जाएगा। तो जब जब रिस्क उठता है ना, तो जितने भी ये आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ये इंडिया से पैसा निकालना शुरू कर देंगे और यूएस के अंदर डालना शुरू कर देंगे, या फिर गोल्ड खरीदना शुरू कर देंगे। जिस वजह से अभी आप देख रहे होगे कि भारत का गोल्ड इंपोर्ट भी हमारे लिए सरदर्दी हो गया। लगातार बहुत ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ रहा है, लोगों के अंदर डिमांड है। समझ के बात को? अच्छा, उसके बाद आरबीआई ने क्या कहा है कि करंट सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और फ्यूचर को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। ठीक है जी। बट वही चीज है कि ये जंग जो है ज्यादा लंबी नहीं चलनी चाहिए। आगे थोड़ा बहुत और इसको जब आप पढ़ोगे आर्टिकल को, तो यही कहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा आपने। माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है जो किसी एक इंसान के फाइनेंशियल्स को देखा जाए, या किसी एक कंपनी के जब हम फाइनेंशियल्स को देखते हैं उसको माइक्रो बोलते हैं। जब किसी एक स्टेट की, एक किसी कंट्री की इकोनॉमिक्स को समझा जाए तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो आरबीआई ने कहा है कि अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, यानी हमारे देश की जीडीपी अभी के लिए ठीक चल रही है, अभी के लिए इस अप्रैल महीने के लिए ठीक चल रही है। हमारे देश में महंगाई बहुत ज्यादा
ताबड़तोड़ नहीं हो गई है। फिस्कल डेफिसिट यानी सरकार का जो खर्चा है वो भी अभी कंट्रोल्ड है कमाई की तुलना में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ये भी अभी ठीक ठाक 700 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास मेंटेन्ड है। उसके अलावा बैंकिंग की हेल्थ ठीक है, ऐसा नहीं है कि मारामारी आ गई है, लोगों का काम ठप हो गया है, लोग लगातार लोन को डिफॉल्ट कर रहे हैं। बैंक्स की सिचुएशन अभी ठीक बनी हुई है। यानी कहने का मतलब, आरबीआई का कहने का मतलब यह है कि फिलहाल मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। ये जितनी भी चीजें हैं ना, मैं आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाता हूं ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आरबीआई ने यह कहा है कि अभी फिलहाल चैलेंजेस क्या है। देखो, आरबीआई ये कह रहा है कि ग्लोबल डिमांड ही घट गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है, दूसरे देशों में महंगाई बढ़ रही है। अब आप सोचो, एक एग्जांपल लो, पाकिस्तान में अगर 54% तेल के दाम बढ़ा दिए सरकार ने, क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, इंडियन गवर्नमेंट के पास पोटेंशियल है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास उतना पोटेंशियल नहीं है, ठीक है, कि वो अपनी जेब से खर्चा करे। इतना पैसा थोड़ी है उनके पास, उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कुछ नहीं है, तो वो शॉक एब्जॉर्ब नहीं कर सकते थे, वो 1-2 महीने भी शॉक एब्जॉर्ब नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने सीधा जो तेल का दाम बढ़ा वो अपनी जनता के लिए बढ़ा दिया। समझ गए बात को? अब आप सोचो, जब वहां पे 54% तेल का दाम बढ़ा होगा तो सीधा कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई होगी? 1.5 गुना महंगाई सीधी बढ़ गई। आप समझो, तेल का दाम जितना ऊपर जाएगा उतनी महंगाई ऊपर जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। चलो, अब इस वजह से क्या होता है, दुनिया भर के देशों में इन्फ्लेशन आती है तो डिमांड कम हो जाती है। आप कम खर्चा करोगे, आप कहोगे मेरी कमाई तो 30,000 रुपये महीना है, आम मिल रहा है बाजार में 600 रुपये किलो, सपोज करो, क्या आप आम खाओगे? क्या नहीं खाओगे ना, आप कहोगे छोड़ यार। बेसिक चीजों पे आ जाते हैं फिर लोग, समझ गए, जिस वजह से फिर डिमांड गिर जाती है। खैर, जब दुनिया की डिमांड गिरेगी, अब सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ी हुआ है, बहुत सी कंट्रीज हैं जो डायरेक्ट ट्रांसफर कर रही हैं अपनी जनता के ऊपर तेल का दाम। तो जब ग्लोबल डिमांड घटती है तो आप समझो, हम भी तो पहले एक्सपोर्ट करते थे, इंडिया जो है वो भी एक्सपोर्ट करता था दूसरी कंट्रीज को, वो एक्सपोर्ट गिर गए हैं। तो आरबीआई का कहना है कि एक्सपोर्ट में 0.2% का डिक्लाइन आया है, ठीक है जी। इसके बाद लॉजिस्टिक्स एक्सपेंसिव हो गया, जो सामान एक देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट करना पड़ता था, वो सामान जो कॉस्ट आती थी, शिप्स चलते थे, वो शिप्स की कॉस्ट महंगी होगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से कोई जाना नहीं चाहता। दूसरे रूट्स पे भी जो शिप जा रहे हैं, उनकी जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ने की वजह से सामान जो है वो महंगा हो गया दूसरे देशों में, जिस वजह से भी डिमांड कम हो गई है। तीसरी चीज आरबीआई कह रहा है कि हमारे इंपोर्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो कच्चा तेल पहले $70 पर बैरल पे आता था, वो आज $110 पर बैरल पे आ रहा है। तो हमारे जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, समझ गए। दूसरा, लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के या तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, या यूएस जैसी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर गोल्ड जैसे सेफ एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस वजह से आरबीआई का कहना है कि गोल्ड इंपोर्ट्स भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं हर बार बोलता हूं, अगर आप सच्चे देशभक्त हो, ठीक है, कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हो, तो ये चीजें किया करो। फिजिकल गोल्ड कम से कम खरीदो। यार, हम खुद थोड़ी प्रोड्यूस करते हैं, इंडिया खुद फिजिकल गोल्ड प्रोड्यूस करते हैं? नहीं करता। सारा गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्टेड सामान क्यों खरीदना यार? आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, किसी और दूसरे तरीके से कर लो, गोल्ड ईटीएफ खरीद लो। फिजिकल गोल्ड मत खरीदो अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो। तो खैर, हमारे गोल्ड इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं। दूसरा, ऑयल की वजह से इंपोर्ट बढ़ गया। तो आरबीआई का कहना है 22.2% से हमारा इंपोर्ट बढ़ गया है, एक्सपोर्ट घट रहा है 0.2% से, समझ गए। तो ये सारी की सारी चीजें जिस वजह से ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, समझ गए बात को, कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, ठीक है। खैर, इन सारी न्यूज के बीच में आरबीआई ने एक पॉजिटिव न्यूज भी दी है। आरबीआई ने कहा है कि हमारा जो आईटी सेक्टर है, जो हमारी आईटी कंपनीज हैं, वो एटलीस्ट देश के लिए एक लाइफलाइन का काम कर रही हैं, कि हमारे आईटी एक्सपोर्ट्स अभी ठीक ठाक मेंटेन्ड है। क्यों? आईटी सॉफ्टवेयर बनाना है, एक्सपोर्ट करना है, इसके लिए कोई शिपिंग रूट्स थोड़ी ना चाहिए, समझ के बात को। तो आईटी एक्सपोर्ट हमारा अच्छा काम कर रहा है। तो ये जिस वजह से लगातार जो है डॉलर का इनफ्लो अभी भी भारत के अंदर बना हुआ है, ठीक है जी। इसके बाद रेमिटेंसेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जब जब देश में दिक्कत आती है, रेमिटेंस जो है देश को बचाता है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो लगभग 130 से लेके 140 बिलियन यूएस डॉलर्स हर साल, जो भी हमारे एनआरआईज हैं, जो भारतीय हैं, जो दूसरे देशों में जाके काम करते हैं, बाहर विदेशी मुद्रा में पैसा कमाते हैं और उस पैसे को भारत के अंदर भेजते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे लिए एक लाइफलाइन का काम करते हैं। लगभग 130 से 140 बिलियन यूएस डॉलर्स का रेमिटेंस होता है सालाना भारत के अंदर। तो ये लाइफलाइन है, ये जो फॉरेन करेंसी हमारे देश के अंदर आती है, ठीक है। तो ये अभी मंथ वाइज है। देखो, जंग से पहले जनवरी में भी 12 बिलियन का रेमिटेंस आता था भारत में, अभी भी 12 हर महीने का ही है, ठीक है। तो साल का लगभग ऑलमोस्ट 120, 30, 140 बिलियन यूएस डॉलर के पास रहता है। तो ये अभी भी मेंटेन्ड है, इसमें कोई दिक्कत आई नहीं है अभी के लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताऊं आपको,
भारत के अंदर रेमिटेंस सबसे ज्यादा दुनिया में, सबसे ज्यादा, यानी भारतीय ही ऐसे हैं जो दुनिया भर में जाके काम करते हैं और पैसे को भारत में भेजते हैं। दूसरे नंबर पे मैक्सिको आता है। आप समझो भारत में 130 से 140 बिलियन यूएस डॉलर का रेमिटेंस आता है। दूसरे नंबर पे मैक्सिको है जहां पे 50 से 60 बिलियन यूएस डॉलर का आता है, यानी आधे से भी कम। फर्स्ट नंबर से सेकंड पोजीशन आधे से भी कम रेमिटेंस ला पाती है। और मैक्सिको भी सिर्फ यूएस पे डिपेंडेंट है, वहां के लोग यूएस में जाते हैं और फिर जो है वापस पैसा लेके आते हैं। ठीक है, खैर आरबीआई ने एक चीज ये बोली है कि फिलहाल रेमिटेंसेज स्ट्रांगली आ रहे हैं, जो फॉरेन पेमेंट है भारत में स्ट्रांगली आ रही है, लेकिन मिडल ईस्ट में जो गड़बड़ी चल रही है, आप समझो ये सऊदी, यूएई, इनकी इकोनॉमी एकदम बैठ चुकी है। कौन जा रहा है इस टाइम वहां घूमने के लिए? टूरिज्म खत्म हो चुका है, कोई घूमने नहीं जा रहा, इकोनॉमी है नहीं। पता नहीं कितने इंडियंस इस इंडस्ट्री के अंदर थे। जब टूरिज्म की इंडस्ट्री बैठ गई वहां की, तो जो लोग टूरिज्म से पैसा कमाते थे वो आगे खर्च करते थे, वो आगे खर्च नहीं कर रहे तो दूसरी इंडस्ट्रीज भी बैठ रही हैं, उनका भी फ्लो कम होता जा रहा है। तो जितने भी इंडियंस वहां थे उनकी भी सैलरी कट हो रही है, या वो बिजनेसेस में थे वो कम पैसा कमा रहे हैं। कम पैसा कमाएंगे तो भारत के में कम पैसा भेजेंगे। तो फ्यूचर रिस्क में आरबीआई ने ये कहा है कि फिलहाल रेमिटेंसेज स्ट्रांग हैं, ठीक है, लेकिन भविष्य में देखो बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या वेस्टर्न कंट्रीज हैं उधर से तो आता रहेगा रेमिटेंस, या अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं, लेकिन मेनली जो मिडिल ईस्ट के अंदर इंडियंस काम करते थे उनके रेमिटेंस के ऊपर रिस्क बन गया कि क्या भविष्य में वो इतना ही पैसा भेजेंगे, क्योंकि वहां की इकोनॉमी परफॉर्म नहीं करेगी तो कैसे पैसा भेजेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। इसके बाद आगे देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ, इसके बाद आरबीआई ने कहा है कि ये कैपिटल फ्लो एंड फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में कहा है। देखो आरबीआई कह रहा है कि जब हम ज्यादा तेल, एज एन इंडियन, जब इंडियन गवर्नमेंट ज्यादा तेल को इंपोर्ट करेगी, भाई देखो एक चीज समझो, पहले $70 था रेट, ठीक है जी, अब बढ़ के हो गया $110। ठीक है, अब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है तेल को। तेल तो उतना ही चाहिए देश में, लेकिन ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है तेल को इंपोर्ट करने के लिए, जिस वजह से भारत सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है। ठीक है, यहां पे क्या होता है? हाई फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट होता है कि कमाई तो कम है, खर्चा ज्यादा होता जा रहा है, यानी खर्चे और कमाई के गैप को फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। कि खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है, तो कितना गैप है उसको फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। अब एक चीज बताओ, हर रोज ज्यादा पैसा चाहिए, ठीक है, मान लो 1 लाख करोड़ रुपए फालतू चाहिए भारत सरकार को। पैसा पेड़ पे तो उगता नहीं, टैक्सेस आप और मैं उतने ही दे रहे हैं, जीएसटी कलेक्शन उतना ही है, पैसा कहीं से तो लाना है। भारत सरकार कहां से पैसा लाएगी? पैसा लाएगी उधार उठा के। उधार उठाने के लिए भारत सरकार नए गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है। अब एक चीज समझो, मान लो पहले 6% पे गवर्नमेंट बॉन्ड इशू किए जाते थे, अब एकदम सडन बहुत ज्यादा पैसा चाहिए क्योंकि तेल तो इंपोर्ट करना है, तो भारत सरकार कहती है यार पैसा मुझे दो, हम नए जो बॉन्ड्स है वो 7% पे इशू करेंगे। बॉन्ड्स का प्राइस बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया प्राइस? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हों, क्योंकि पैसा तो चाहिए, उधार तो उठानी ही है। तो जब ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे तभी तो भारत सरकार के पास पैसा आएगा। तो जो ये ब्याज बढ़ा दिया, इसको बोलते हैं बॉन्ड यील्ड इंक्रीज रिस्क, कि आपने बॉन्ड यील्ड बढ़ा दी, बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दिया। समझ के बात को? जब बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो अब आप समझो कि आप हो, आपने स्टॉक मार्केट में बढ़िया से पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे, लेकिन आपको डर भी लग रहा था यार मार्केट ऊपर नीचे चल रही, ऊपर नीचे चल रही। एक बार के लिए आपका ही मन करेगा छोड़ यार, यहां पे प्रोमिसेस की 12% रिटर्न मिलेगा, 15% मिलेगा, क्या पता 1% भी ना मिले, 2% भी ना मिले। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि एक काम करते हैं, भारत सरकार 7% दे रही है, कम ब्याज ही सही, लेकिन पैसा तो सेफ है। तो ऐसे दुनिया भर में जितने भी लोग हमारे स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के बैठे होते हैं ना, वो पैसा फिर गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर लगाना शुरू कर देते हैं। तो इससे होता क्या है कि आपने बॉन्ड यील्ड इंक्रीज कर दिया, रिस्क, लेकिन उससे होगा क्या कि आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी। तो अभी हाल फिलहाल आपने देखा था स्टॉक मार्केट नीचे गई थी, उसका मेन कारण यही था कि जितने भी हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स हैं या जितने भी बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने या तो स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के सरकारी बॉन्ड्स में डाला, या गोल्ड जैसे एसेट में डाला, या फिर पैसे उठा करके यूएस जैसी सेफ इकोनॉमी में ले गए। समझ गए? तो ये सारी चीजें बताई है। खैर इसका निचोड़ ये है, आरबीआई ये कह रहा है कि फिलहाल हम रेपो रेट को सेम रख रहे हैं, अनचेंज्ड रख रहे हैं 5.25%। लेकिन अगर मान के चलो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा, भगवान से यही प्रे करूंगा ना बढ़े, लेकिन अगर फ्यूचर में बढ़ते हैं, एक लिमिट होती है। अगर ये जंग बहुत लंबी चलती है, भाई सरकार कब तक पैसा देगी अपनी जेब से? नहीं दे सकती, कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे सकती। ठीक है, अगर मान लो कुछ भी होता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो आरबीआई को रेपो रेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। मान लो आज 5.25% है, कल को 6% करती है, तो इससे क्या होगा? आपके लोन महंगे हो जाएंगे।
तो जब आपके होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन्स ये महंगे होंगे तो कम लोग लोन के लिए अप्लाई करेंगे। जब कम लोग लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो मार्केट में पैसा कम घूमेगा, और जब मार्केट में पैसा कम होता है ना, तो आपकी जेब में ही पैसा नहीं, मेरी जेब में ही पैसा नहीं, तो कम लोग खर्चा करते हैं, जिस वजह से महंगाई कंट्रोल में आती है। कहने का मतलब, जब महंगाई बढ़ती है उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है रेपो रेट को बढ़ाता है, जिसके लोन्स चल रहे हैं वो लोन्स महंगे हो जाते हैं, ठीक है जी, लेकिन उससे देश में इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाती है, जीडीपी कम हो जाती है, मंदी जैसा फिर माहौल होने लगता है। समझ गए बात को। खैर, ये स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। आरबीआई का सबसे बड़ा हथियार ही रेपो रेट है, ठीक है। तो जब देश में मंदी होती है तो रेपो रेट को घटाता है ताकि लोन सस्ते हो, ज़्यादा लोग लोन लें, मार्केट में पैसा रोटेट हो। जब देश में महंगाई हो जाती है तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है ताकि कम लोग लोन ले, मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन कम हो, कम लोगों के पास पैसा हो, जिस वजह से महंगाई कंट्रोल में आ सके। खैर, ये अपनी तरफ से मैंने कोशिश किया आपको हर एक चीज़ लेमन लैंग्वेज में समझाने की। अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ सपोर्ट किया करो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। ये बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल की सीरीज़ अभी हमने शुरू की है, तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है सपोर्ट किया करो अगर आपको लगता है कि कुछ नया आपने सीखा है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।